नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हुए रवाना। पहले पड़ाव में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा फोकस। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जल्द ही। चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। गृह मंत्रालय ने कल जारी की थी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की अधिसूचना। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष की नारेबाजी के बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेश किए 2 विधेयक। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी हमलावर। सदन की कार्यवाही को बाधित करने की मंशा पर उठाए सवाल। विपक्ष पर लगाया लोकतंत्र को शोरतंत्र में बदलने का आरोप। कहा बेवजह और बेबुनियाद है विरोध। गुजरात एटीएस ने किया अल-कायदा के QIS मॉड्यूल का भंडाफोड़। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय उपमहाद्वीप विंग से जुड़े हैं ये चारों आतंकी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन पहुंचेंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के साथ भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचेंगे। पीएम वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम ने अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी का जिक्र किया। पीएम ने उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से उनकी वार्ता में दोनों देशों के पास आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा है। मालदीव यात्रा को लेकर पीएम ने कहा कि व्यापक आर्थिक और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मोइज़ू सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा होगी। और अब एक और बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने कल अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की है। भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के द्वारा शासित होता है। भारत के चुनाव आयोग ने साल 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने पर भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रमुख पूर्व घोषणा गतिविधियां जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, उनमें निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं। अब बात संसद की कार्यवाही की। दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार व्यवधान के बाद कल तक के लिए आखिरकार स्थगित हो गई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामा और व्यवधान के बीच ही केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पेश कर दिए। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना है। तो वहीं राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 का मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में लगातार विपक्ष के हंगामे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा विपक्ष का काम संसद में जनहित के कार्यों को रोकना और केवल शोर मचाना रह गया है। बिहार में जनगणना पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब काम नियम कानून के साथ हो रहा है। इस पर भी सहयोग करने के बजाय विपक्ष झूठा हंगामा कर रहा है। ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा
और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं है उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के व्यवहार को लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज लोकतंत्र को शोरतंत्र में बदल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उन्हें गरीबों और देश के अन्नदाता किसानों के हित में या देश हित से जुड़े किसी भी सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोकतंत्र को हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे, प्राकृतिक आपदा पर सवाल था। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे। और संसद से जुड़ी कुछ और खबरों में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर अहम जानकारी दी। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और ये गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नागर हवेली से होकर गुजरेगा। प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें मुंबई, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद प्रमुख हैं। वापी से साबरमती तक का हिस्सा दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने सभी राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए खास कदम उठाए हैं। केंद्रीय क्षेत्र योजना, प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास यानी BIND के तहत इन केंद्रों का विकास किया जा रहा है। इनमें सार्वजनिक प्रसारण को मजबूत करने के लिए बिहार सहित पूरे देश में बड़े स्तर पर प्रगति की जा रही है। इस योजना को 2021-26 की अवधि के लिए कुल 2539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण, पुरानी प्रणालियों का प्रतिस्थापन, स्टूडियो और ट्रांसमीटर की अवसंरचना का विकास करना है। सरकार ने बिहार में प्रसारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें आकाशवाणी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 64.56 करोड़ रुपए और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 4.31 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है। और केंद्र सरकार ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के लिए 17,913 पेड़ काटे गए हैं और 157.2 हेक्टेयर में 22.005 करोड़ रुपए खर्च कर पुनः वनीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा NHAI 50,600 नए पेड़ भी लगा रहा है तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वन विभागों को 40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। भूस्खलन से निपटने हेतु IRC के मानदंडों के अनुरूप रिटेनिंग वॉल्स, ड्रेनेज सिस्टम्स और भू ग्रिड जैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के पूरा होने से यात्रा समय लगभग 6.5 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगी और यह 210 किलोमीटर दूरी को सेवा देगा, जबकि पहले कई हिस्से जनवरी 2025 से ही चालू हैं।
पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये परियोजना वन्यजीव संरक्षण और वनीकरण को प्राथमिकता देती है। फिर भी निर्माण गुणवत्ता और स्थानीय आशंकाओं को समय पर और पारदर्शिता से नियंत्रित करना आवश्यक है। एक बड़ी खबर गुजरात से, जहां एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने अल-कायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 4 आतंकियों में से 2 गुजरात से, 1 दिल्ली से और 1 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। चारों आतंकवादी संगठन अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIA से जुड़ा है। आतंकियों की उम्र 20 से लेकर 25 साल तक के बीच बताई जा रही है। एसटीएस की टीम चारों आतंकियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। तो आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त आ गया है एक ब्रेक का। प्लस जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब देखते हैं खबरें प्रदेशों की। राजस्थान से खबर, जहां की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर को दुनिया के सबसे बेहतरीन वैश्विक पर्यटन शहरों की सूची में टॉप 5 में जगह मिली है। जी हां, इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर की ओर से करवाए गए सर्वे में जयपुर ने देश में टॉप स्कोर हासिल किया है। भारत के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों की सूची में टॉप स्थान पर रहने वाले जयपुर ने दुनिया में 5वां स्थान हासिल किया है। यानी दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों वाले शहरों में जयपुर से ऊपर केवल 4 शहर ही हैं। पर्यटन की दुनिया में छाई पिंक सिटी। दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में शामिल हुआ जयपुर। पर्यटन के क्षेत्र में गुलाबी शहर जयपुर को मिली नई वैश्विक पहचान। दुनिया भर के सैलानियों की पसंद बना जयपुर मिला वर्ल्ड क्लास रैंक। राजस्थान की समृद्ध परंपरा और संस्कृति दुनिया को कर रही है आकर्षित। राजस्थान की राजधानी जयपुर ने एक बार फिर वैश्विक मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन की ओर से जारी वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में जयपुर को दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिला है। खूबसूरती और आकर्षक पर्यटन स्थलों की सूची वाले दुनिया के 10 शहरों में भारत का सिर्फ एक शहर शामिल है और वो है जयपुर। इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर के सर्वे में पर्यटन स्थलों की खूबसूरती के कई पैमाने तय किए गए थे। उन पैमानों में जयपुर के पर्यटन स्थलों ने उच्च स्कोर हासिल किया। सर्वे में जयपुर के महल, उनकी नक्काशी, होटल, ऐतिहासिक इमारतें, पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक विरासत और त्योहारों पर होने वाले भव्य आयोजन की वजह से जयपुर को हाई स्कोर मिला। सर्वे में सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों की सूची में टॉप 5 रैंक पर जयपुर के शामिल होने पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को दिया है। जयपुर को ट्रैवल एंड लेजर पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जयपुर को ग्लोबल डेस्टिनेशंस में 5th नंबर पे लेके आए हैं। बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी और भारत का कोई और शहर नहीं आया, लेकिन जयपुर आया है। इससे पहले उदयपुर भी आया था एक बार। तो बहुत हम सबके लिए गर्व की बात है और मुझे लगता है कि सबको मिलकर अपनी ओर से भी प्रयास करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पर्यटन अवसंरचना को सशक्त बनाने, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए कई योजना चलाई हैं।
इन प्रयासों का ही असर है कि आज राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिल रही है। जयपुर बहुत अच्छा है, मतलब बार बार मन करता है आने का, देखने का। यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा सब बहुत अच्छा है। कि जैसे आमेर फोर्ट, नाहरगढ़, जयगढ़ का किला, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। बहुत प्यारा शहर है। यहाँ क्या मतलब ड्रेसिंग, कलर, क्लोथिंग, फूड्स वगैरह बहुत प्यारे हैं। जो एक बहुत अच्छी और अनोखी चीज़ लगती है कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बहुत अच्छे से बचा रखा है। तो सारी पुरानी हेरिटेज जितनी प्रॉपर्टीज़ थी जो राजा महाराजा हैं जिनमें रहे, अब वो या तो हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट हो गए या किसी टाइप के म्यूजियम्स में कन्वर्ट हो गए। तो आज भी आपको उस इतिहास का एक टेस्ट मिल सकता है अगर आप आओ। दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों के सर्वे की ये सूची वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में प्रकाशित हुई है। इससे टॉप 5 रैंक पाने वाले जयपुर के पर्यटन को अब और ज्यादा बढ़ावा मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर महाराष्ट्र से। एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका कहे जाने वाली बीएमसी भारी मात्रा में सीवेज को संशोधित करके उपयोग में लाने के लिए 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है। इस परियोजना की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में रखी थी। लगातार बढ़ती आबादी के साथ मुंबई में पेयजल का संकट भी बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का स्रोत, जो कि करीब करीब पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर करता है। और जो 7 झीलें हैं, जो 7 लेक है, वहां से मुंबई को जलापूर्ति होती है। लेकिन आने वाले समय में अब मुंबई में जल की तस्वीर बदलने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बीएमसी द्वारा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना। समय की मांग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़े बजट वाली सिविक बॉडी यानी कि बीएमसी मुंबई में 7 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम कर रही है, जो प्रतिदिन कुल 2464 करोड़ लीटर सीवेज का प्रसंस्करण करेंगी। यह प्रसंस्करण एनजीटी गाइडलाइंस के अनुरूप होगा, जो समुद्री जल और समुद्री जीवन को भी सुरक्षित रखेगा। वर्ली संयंत्र में प्रतिदिन 500 मिलियन लीटर, बैंड्रा में 360, मालाड में 454, घाटकोपर में 337, धारावी में 418, भांडुप में 215 और वर्सोवा में 180 मिलियन लीटर की क्षमता के संयंत्र बनाए जा रहे हैं। हर प्लांट की अपनी खासियत है और इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि ट्रीटमेंट के बाद बचे स्लज का भी उपयोग हो सके। सभी प्लांट को मिलाकर देखें तो 600 मीट्रिक टन कचरे का निर्माण प्रतिदिन होगा। इस कचरे का रीट्रीटमेंट होगा और इसे खाद्य एवं सस्ते ईंधन में रूपांतरित किया जाएगा। फिलहाल मुंबई पीने के पानी के लिए मुख्य रूप से 7 जलाशयों पर निर्भर है, जहां मानसून में जलापूर्ति होती है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 2027 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद लोगों को अन्य इस्तेमालों के लिए पानी की ज्यादा मात्रा उपलब्ध होगी और इसके साथ ही पेयजल की मात्रा बढ़ पाएगी। हमारे साथ राजेश थामान है। सर, किस तरीके से पूरा संयंत्र जो है वो काम करता है? ये टोटल 7 प्रोजेक्ट्स है। उसमें हम लोग अभी जो जगह खड़े हैं वो वर्ली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू है। ये 2026 को हम लोग के 3 प्लांट कंप्लीट होंगे। उसके बाद 2027 में 3 प्लांट कंप्लीट होंगे और 2028 में 1 प्लांट, ऐसे आगे के 2028 तक 7 प्लांट हम लोग के कमीशन होने का हम लोग का प्लानिंग है। सर, जो एनजीटी की गाइडलाइंस है उसके आधार पे इसको जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो ये ग्रीनफील्ड नहीं है, पहले ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी, लेकिन अब उसको क्या क्या बड़ी बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं? पहले हम लोग सिर्फ सीवेज डिस्पोजल हम लोग करते थे, जिसमें से हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ करता था, जो कि पानी में जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है, जो भी उसमें ग्रीट है, सिल्ट है, वो सब निकाल के हम लोग पानी उसमें करते थे, समुद्र में डिस्पोजल करते थे। अभी हम लोग उसमें सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो रहेगा वो हम लोग मेम्ब्रेन या फिर सिक्वेंशियल बायोरिएक्टर से हम लोग करेंगे और उसके बाद जो डिस्पोजल वाटर में जो भी बीओडी रहेगा वो 100 से लेके 10 तक कम होके हम लोग वो पानी डिस्पोज करेंगे। जो उसके बाद हम लोग 50% टर्शरी वाटर करेंगे। तो 50% टर्शरी वाटर हम लोग अदर देन पोर्टेबल पर्पस के लिए वापर सकते हैं। उतना ही अपना अच्छा पानी, मीठा पानी हम लोग का सेव होगा। इस तरीके से लेक में पानी बारिश के मौसम में आता है, निर्भरता रहती है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, यानी कुछ सालों के बाद कम हो जाएगी, क्योंकि जो 7 प्लांट जिन पे फिलहाल काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से उसका काम जो है आप देख भी रहे हैं
काम तेजी से चल रहा है और उसका जो परिणाम आएगा मुंबईकर या मुंबई में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मैं विजय कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। आगे दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें, फिलहाल वक्त आ गया एक और ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, सावन महीने को भगवान शिव की भक्ति का पवित्र महीना माना जाता है और इस दौरान सभी सोमवारों के साथ ही सावन शिवरात्रि का भी बहुत महत्व है। सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित दिन है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगा जल लाकर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। सावन की शिवरात्रि पर बम बम भोले की गूंज। सावन शिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। शिवरात्रि पर शिव के जलाभिषेक का बड़ा महत्व। शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। जलाभिषेक को लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। सावन शिवरात्रि पर भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सावन का पावन महीना और शिवरात्रि का शुभ दिन। सड़क पर भगवा रंग में रंगे कावड़िए। आसमान से रिमझिम फुहार और कमंडल में गंगा की धार। बम बम भोले की गूंज। घुंघरुओं की मधुर आवाज, रिमझिम बरसती बूंदें, ऐसी बारिश के देवता देवराज इंद्र भी इस पावन धरती पर मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक कर रहे हों। मन भोले की भक्ति में सराबोर और हृदय में श्रद्धा भाव। गंगा में स्नान किया, जल भरा और लगा दी दौड़। भोलेनाथ को प्रसन्न करने की प्रबल इच्छा लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की चाह लिए कांवड़िए आज शिव मंदिरों की ओर बढ़े जा रहे हैं। सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित दिन है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगा जल लाकर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में सावन की शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ी। आरती के बाद महादेव का जल शुरू हो गया है। त्रयोदशी चतुर्दशी एक हो गई है, जल शुरू हो गया है और जब तक महादेव की कृपा है भक्त आते रहेंगे, जल चढ़ता रहेगा। किसी को ये तो नहीं कह सकते कि अब टाइम खत्म है। टाइम कोई नहीं होता है, ईश्वर की पूजा का कोई टाइम नहीं होता। श्रद्धा होती है, भाव होता है, भक्ति होती है। जल लेके आया हूँ, मैंने बेटी की मन्नत मांगी हुई थी, मेरी मन्नत पूरी हुई तो इसलिए मैं अब शुक्राना करने गया था ऊपर वाले का, तो इसलिए जल कांवड़ लेके आया हूँ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव साधना की। शिवरात्रि पर सीएम योगी ने विशेष पूजा अर्चना करते हुए बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी किया। सावन शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर गंगा में श्रद्धालुओं ने स्नान भी किया। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज पवित्र स्नान करने पहुंचे। सावन मास की शिवरात्रि पर शिव के जलाभिषेक और पूजा का विशेष महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।